तो कल लास्ट में कहाँ तक आ गए थे भाई हम लोग? हाँ जी। व्यक्तिगत सविनय आंदोलन, ये तो आपने गलत बोला। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। सर, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे असफल व्यक्ति कहा था राजनीति में। यहाँ तक लिखा है साहब ने। हम्म। तो आज का जो टॉपिक आपका बनेगा, सबसे पहला जो टॉपिक होगा आज का, उसको हेडिंग आप बनाइए। इसको देखिए, हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड। ठीक है। एक तरीके तो इसको कहने का क्या है, कम्युनल अवार्ड। इसी को कहा जाता है मैकडोनाल्ड अवार्ड। और ये जो आपकी एक्टिविटी रहेगी, ये रहेगी आपकी 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 की है। इम्पोर्टेंट है, खास तौर से पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं वहां पर इस पर कई बार डिस्कशन होता रहता है। या तो आप कहेंगे इसको कम्युनल अवार्ड या फिर कहेंगे मैकडोनाल्ड अवार्ड। और एक्टिविटी 1932 में जाएगी। प्रॉपर डेट इसकी आपको लेके चलनी पड़ेगी, 16 अगस्त 1932। ठीक है। अब देखो, इसकी कहानी ये कहती है कि अगर आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को यहाँ पर कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने आप में सिंगल वन इंडियन माने गए हैं। केवल एकमात्र ऐसे भारतीय माने गए हैं जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस में क्या लिया था, भाग लिया था। और अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों के साथ जोड़ के चलने की बात करेंगे, तो उनका एक ही मामला रहा। चाहे आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, या चाहे आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, या फिर आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, वो लगातार एक ही बात को उठाते रहे कि जो भारत का दलित समाज है, या जो भारत का दलित वर्ग है, इसको आप कहाँ शामिल करें, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल करें। तो ये जो आपका कदम होगा, जो मैंने हेडिंग आपको दिया है, ये कदम इसी ओर है। यानी कि 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है, रैमजे मैकडोनाल्ड, वो सांप्रदायिक पंचायत, आप इसको हिंदी में कहते हैं, या कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड के माध्यम से क्या करेंगे, भारत का जो दलित वर्ग है उसको पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल करेंगे। तो यहीं से इसकी क्या होती है कि विंडो ओपन हो जाती है। पहले एक काम करेंगे, एक पैराग्राफ बना लेंगे। लिखेंगे, बाबा साहब अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय माने गए। बाबा साहब अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय माने गए जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में जिन्होंने तीनों ही गोलमेज जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के दलित वर्ग का बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार इस बात को प्राथमिकता दी लगातार इस बात को प्राथमिकता दी
कि दलित वर्ग को लगातार इस बात को प्राथमिकता दी कि दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया जाए। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया जाए। क्योंकि भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था ने क्योंकि भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था ने क्योंकि भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था ने लगातार क्योंकि भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था ने लगातार दलित वर्ग से संबंधित लोगों को दलित वर्ग से संबंधित लोगों को दलित वर्ग से संबंधित लोगों को अधिकार विहीन रखा दलित वर्ग से संबंधित लोगों को अधिकार विहीन रखा। प्रतिफल दलित वर्ग अपना विकास नहीं कर पाया। प्रतिफल दलित वर्ग अपना विकास नहीं कर पाया, अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाया। प्रतिफल दलित वर्ग अपना विकास नहीं कर पाया। आज आवश्यकता इस बात की है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि दलित वर्ग को आज आवश्यकता इस बात की है कि दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया जाए। आज आवश्यकता इस बात की है कि दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया जाए। ताकि यह समाज भी ताकि यह समाज भी अपना राजनीतिक एवं संवैधानिक ताकि यह समाज भी अपना राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास सुनिश्चित करा पाए। ताकि यह समाज भी अपना राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास सुनिश्चित करा पाए। नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे। 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की ओर से सांप्रदायिक पंचायत लाया गया। सांप्रदायिक पंचायत लाया गया। सांप्रदायिक पंचायत लाया गया। सांप्रदायिक पंचायत सांप्रदायिक इसी को हिंदी में कहा जाता है सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदायिक पंचायत लाया गया जिसके माध्यम से दलित वर्ग को जिसके माध्यम से दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया गया। जिसके माध्यम से दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहो तो पेन चेंज करके लिखो, इस बात को इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था
जैसा कि हम जानते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जैसा कि हम जानते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रारंभ भारत में 1909 में किया गया। भारत में 1909 में किया गया। जब 1909 के जब 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से जब 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया गया था। सर एक मुस्लिम बार फिर समुदाय से को बोल दीजिए। अब कहां से बोलना है? सर ये माध्यम के बाद अक्षर कुछ कर गड़बड़। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया गया। मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से इस व्यवस्था को विस्तारित रूप देते हुए इस व्यवस्था को विस्तारित रूप देते हुए इस व्यवस्था को विस्तारित रूप देते हुए मुस्लिम समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सिख समुदाय मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सिख समुदाय कोमा भारत के ईसाई समुदाय को भी कोमा भारत के ईसाई समुदाय को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया। इस व्यवस्था में शामिल किया गया। इस व्यवस्था में शामिल किया गया। तो पहली बात तो आपको ये बताना है कि अगर मामला कभी भी सांप्रदायिक पंचाट का आपकी परीक्षा में कैलकुलेट होता है तो सांप्रदायिक पंचाट केवल और केवल भारत के दलित समुदाय या दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल करके चलेगा। हमने आपको बताने की कोशिश की है कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का जो वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के माध्यम से आपके सामने आता है। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बिहाफ पे केवल और केवल भारत के मुस्लिम समुदाय को ही पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में जगह दी गई। ये कैसे काम करता है बहुत पहले हम आपको बता चुके हैं, लेकिन 1919 के अधिनियम के माध्यम से इसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया, समाप्त नहीं किया गया। और मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सिख समुदाय के लोगों को और जो भारत का ईसाई समुदाय है जिसको आप एंग्लो इंडियन कम्युनिटी भी कह सकते हैं, उस समुदाय से संबंधित लोगों को भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल कर दिया गया। मैंने पहले भी कई बार आपको कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर अपने आप में बड़ी ही मजबूत पर्सनैलिटी रहे हैं भारत की। हम इनकी आलोचना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से तीनों ही जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हैं और तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस में बाबा साहब अंबेडकर का जो पार्टिसिपेशन है, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करने की बात की, उन्होंने संपूर्ण भारतीयों को एक सामाजिक इकाई माना ही नहीं। राइट? वो केवल दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करते रहे और दलित वर्ग के बारे में सरकार से यही डिमांड करते रहे कि भाई हम चाहते हैं कि दलित वर्ग से संबंधित लोगों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया जाए। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है
कि बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक विचारों को जब आप लोग कैलकुलेट करके चलोगे तो सामाजिक विचारों में आपको एक बात ये नजर आएगी कि उनको लगता था कि भारतीय समाज में जो कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम भारतीय समाज में तमाम प्रकार की बुराइयों को पैदा कर रहा है। यानी कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक विचारों में ये बातें आपको मिली जाती हैं कि भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी सामाजिक बुराई उनके अकॉर्डिंग रही वो क्या थी? जाति व्यवस्था। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था में उच्च जाति से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने सामाजिक मामलों में, सांस्कृतिक मामलों में, धार्मिक मामलों में केवल अधिकारों का प्रयोग नहीं किया बल्कि विशेषाधिकारों का प्रयोग किया। विशेषाधिकार का मतलब यह है कि आप जब किसी अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं तो अधिकार का प्रयोग करने का जो मामला है वो उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। उच्च जाति से संबंधित लोग लगातार अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते रहे और निम्न जातियों से संबंधित लोगों को आपने क्या बना दिया? अधिकार विहीन आपने बना दिया। इससे क्या हुआ कि जब निम्न जातियों से संबंधित लोगों को आपने अधिकार नहीं दिए तो उनका विकास क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। उनका डेवलपमेंट क्या हुआ? रुक गया। तो बाबा साहब अंबेडकर दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल करा के उनको विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना चाहते हैं और यही उनका मामला उस समय रहा। ठीक है, तो एक बात वो लिख लेंगे पहले। बाबा साहब अंबेडकर अपने सामाजिक विचारों के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर अपने सामाजिक विचारों के माध्यम से लगातार इन बातों को कहते रहे लगातार इन बातों को कहते रहे कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक गंभीर बुराई है, कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक गंभीर बुराई है। इस जाति व्यवस्था ने ही उच्च जातियों से संबंधित लोगों को इस जाति व्यवस्था ने ही उच्च जातियों से संबंधित लोगों को सामाजिक कोमा सांस्कृतिक कोमा धार्मिक मामलों में सामाजिक कोमा सांस्कृतिक कोमा धार्मिक मामलों में विशेषाधिकार प्रदान किए विशेषाधिकार प्रदान किए निम्न जातियों से संबंधित लोगों का शोषण हुआ निम्न जातियों से संबंधित लोगों का शोषण हुआ निम्न जातियों से संबंधित लोगों का शोषण हुआ निम्न जातियों को अधिकार विहीन बना दिया गया निम्न जातियों को अधिकार विहीन बना दिया गया निम्न जातियों को अधिकार विहीन बना दिया गया प्रतिफल प्रतिफल निम्न जातियों से संबंधित लोगों का प्रतिफल निम्न जातियों से संबंधित लोगों का विकास प्रतिफल निम्न जातियों से संबंधित लोगों का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ प्रतिफल निम्न जातियों से संबंधित लोगों का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में
दलित वर्ग को शामिल करा के पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में दलित वर्ग को शामिल करा के बाबा साहब अंबेडकर उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना चाहते थे। उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना चाहते थे। उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना चाहते थे। एक बात और समझ लो, देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस तरीके से कास्ट सिस्टम को कैलकुलेट करके चले हैं, और उनकी अगर हम बातों को माने तो लगातार वो इसी बात को प्रमोट करते रहे कि मेरे लिए भारतीय समाज में अगर कोई सबसे बड़ी बुराई है या भारतीय समाज की अगर कोई सर्वाधिक गंभीर बुराई है तो वो क्या है? कास्ट सिस्टम। निम्न जातियों से संबंधित लोगों को उन्होंने दलित वर्ग कहकर के संबोधित किया था। दलित वर्ग को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं, दबा हुआ अधिकार विहीन वर्ग, जिसका प्रत्येक प्रकार का विकास क्या हो गया? निगेटिव, नकारात्मक हो गया। उन्होंने काफी प्रयास किए कि भारतीय समाज से अगर हम जाति व्यवस्था को बाहर कर देते हैं तो भारत का विशेष रूप से जो हिंदू समाज है, ये हिंदू समाज अपने आप को क्या बना पाएगा? प्रोग्रेसिव बना पाएगा। लेकिन जब वो भारतीय हिंदू समाज से जाति व्यवस्था जैसी गंभीर बुराई को दूर नहीं कर पाए, बाहर नहीं निकाल पाए, तो आपको याद होगा उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में क्या है? बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। किसको? बौद्ध धर्म। बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने का सही मामला यह था कि उनका मानना यह था कि जो बुद्धिज्म है ना तो हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था को प्राथमिकता देता है और ना ही हिंदू समाज की जाति व्यवस्था को प्राथमिकता देता है। बुद्धिज्म को अगर आप कैलकुलेट करने की बात करोगे तो बुद्धिज्म ने वर्ण व्यवस्था को भी नकारा और जाति व्यवस्था को भी नकारने का कार्य किया। इस नाते वो कहां चले गए? बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म की ओर चले गए। अब नई बात सुनो, ये तो आपको बता के चलना पड़ेगा कि मामला अगर सांप्रदायिक पंचायत का है या मामला अगर किसका? कम्युनल अवार्ड का है, तो कम्युनल अवार्ड किसको कैलकुलेट करके चलेगा? केवल दलित वर्ग को। और इस व्यवस्था के माध्यम से दलित वर्ग के लोगों को आपको बता देना है कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया गया। लेकिन मामला यहां पर कुछ और बनने वाला है। कुछ और क्या बनने वाला है कि अगर आप इस समय महात्मा गांधी को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, अब मेरी बातें ऑब्जर्व करना, आप लोग सुनना है ना। अगर आप इस समय महात्मा गांधी को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो असल में मामला 1932 का है। तो 1932 में महात्मा गांधी क्या चला रहे हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड फेज, राइट। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सेकंड फेज के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया हुआ है और उनको गिरफ्तार करके आप कहेंगे कि पूना की यरवदा जेल में रखा हुआ है। पूना की यरवदा जेल में क्या है? उनको कैद में रखा हुआ है। अब नई बात वहां पे क्या जुड़ के काम करेगी? जैसे ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है और जैसे ही महात्मा गांधी को ये जानकारी मिलती है कि सांप्रदायिक पंचायत जैसी व्यवस्था के माध्यम से भारत के दलित वर्ग या दलित समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया गया है, वैसे ही महात्मा गांधी पूना की यरवदा जेल में, एक डेट मैं आपको देना चाहूंगा, लिखेंगे बाद में इसको, 20 सितंबर 1932 को कहां पर चले जाते हैं? इसको हिंदी में कहा जाता है आमरण अनशन। आमरण अनशन, और आमरण अनशन को इंग्लिश में कहा जाता है फास्ट अनटू डेथ। फास्ट अनटू डेथ यानी कि महात्मा गांधी सांप्रदायिक पंचायत का पूरा पूरा विरोध कर रहे हैं। महात्मा गांधी को ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक पंचायत ने गलत कार्य कर दिया है और इसी बात का विरोध करते हुए 20 सितंबर 1932 को वो कहां चले जाते हैं? पूना की यरवदा जेल में ही फास्ट अनटू डेथ यानी कि आमरण अनशन पर चले जाते हैं। और ये सवाल कई बार आपसे पुटअप किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ग्राउंड पर महात्मा गांधी का सबसे पहला फास्ट अनटू डेथ कौन सा है, यानी कि सबसे पहला आमरण अनशन कौन सा? तो आप कहेंगे कि जब उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया था। डेट आपको क्या बतानी है?
20 सितंबर 1932। सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी। सर ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या महात्मा गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे क्या, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों के ही समर्थक थे एक तरीके से, क्योंकि महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है वो रही अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी अंबेडकर साहब की निगाह में भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई क्या रही? जाति व्यवस्था। तो अंबेडकर साहब जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों की आलोचना कर रहे थे, और महात्मा गांधी जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था दोनों की आलोचना एक तरीके से नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने सामाजिक विचारों के माध्यम से अनटचेबिलिटी को भारतीय समाज की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई माना। और ये एक बड़ा कारण भी है कि अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच थोड़ा मतभेद आपको दिखाई पड़ेगा, और मतभेद आपको सामाजिक विचारों के ग्राउंड पर आपको कैलकुलेट करके चलना भी पड़ता है, क्योंकि अंबेडकर महोदय क्या है, जाति व्यवस्था को नकारने की बात कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को नकारने की बात कर रहे हैं, और जो महात्मा गांधी है ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था दोनों को नकारने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अनटचेबिलिटी है, जो अस्पृश्यता है, उसे भारतीय समाज की सबसे बड़ी क्या मानते हैं, सामाजिक बुराई मान के चल रहे हैं। और ये बड़ा कारण है, आपने अच्छा किया सवाल पुटअप किया, ये बहुत बड़ा कारण है। आज का जो दलित समुदाय है वो आज तक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि महात्मा गांधी ने उस समय ये विरोध क्यों किया था। यानी कि महात्मा गांधी सांप्रदायिक पंचायत के अगेंस्ट चले गए हैं, लेकिन दलित समुदाय से संबंधित जो आपके लोग हैं वो लगातार आज तक भी महात्मा गांधी का इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि महात्मा गांधी को सांप्रदायिक पंचायत जैसी व्यवस्था का विरोध नहीं करना था। भैया ये बताओ कि मुस्लिम समुदाय का विकास हो गया, सिख समुदाय का विकास हो गया, आंग्ल भारतीय समुदाय का विकास हो गया, तो दलित वर्ग का पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के माध्यम से अगर डेवलपमेंट होना था तो होने देते, विरोध क्यों किया? उधर इस समय मामला दूसरा भी बनेगा। महात्मा गांधी अपने सामाजिक विचारों के माध्यम से दलित वर्ग से संबंधित जो लोग हैं उनको हरिजन कह के संबोधित करते हैं, और हरिजन नामक एक अपने पत्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं। तो जैसे ही महात्मा गांधी ने हरिजन जैसी शब्दावली का प्रयोग किया वो एक बार फिर घिर गए। पहले तो सांप्रदायिक पंचायत का विरोध करने के मामले में घिरे, और बाद में उन्होंने हरिजन जैसी शब्दावली का प्रयोग किया तो दलित समुदाय बिल्कुल उनसे क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। अब मेरी बातें सुनो पहले। महात्मा गांधी विरोध इस नाते कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो जानते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है ये भारत के राष्ट्रवाद को कमजोर करती है। हम ये तो कहते हैं कि भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति का प्रयोग लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन के दौरान किया, लेकिन हम ये भी कहे हैं क्लास में कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है ये फूट डालो और शासन करो की नीति को क्या है, व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। जब जब आप किसी भी समुदाय को भारत के पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के साथ जोड़ के चलेंगे उसका कटाव हो जाएगा शेष भारतीय समाज से, अंग्रेज उसके साथ विशेष व्यवहार करेंगे। और ये जो कटाव है, ये जो एक कटाव की बात मैं कर रहा हूं, दूरी की बात जो मैं कर रहा हूं, यही किसको कमजोर बनाता है, भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर बनाता है। महात्मा गांधी का मानना यह था कि मैं दलित वर्ग या दलित समाज के विकास का विरोधी नहीं हूं, मैं विकास पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था से नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि विकास कम होगा और अंग्रेज इस समाज का फायदा ज्यादा उठाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की जो संयुक्त व्यवस्था होती है हम उसके माध्यम से दलित समुदाय का दलित वर्ग का विकास कराएंगे, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था से हम विकास नहीं कराएंगे। एक बात तो आपको ये जोड़ के चलनी है। अगली बात यहाँ पे ये है कि हरिजन जैसी शब्दावली जो आपके सामने आ रही है, तो हरिजन जैसी शब्दावली को लेकर के जिस तरीके से महात्मा गांधी को घेरा गया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरिजन जैसी शब्दावली जो है ये एक सकारात्मक शब्दावली है। इसमें हरि का मतलब क्या है, ईश्वर, और जन का मतलब क्या है, संतान। और हरिजन जैसी शब्दावली के माध्यम से उन्होंने उच्च जातियों से अपील की कि हम सभी लोग एक ही ईश्वर के संतान हैं,
निम्न जातियों से संबंधित लोगों का जो आपने हर मामले में शोषण किया है, ये शोषण करना आपको क्या करना होगा? बंद करना होगा। निम्न जातियों से संबंधित लोगों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अधिकार आपको लौटाने होंगे और उनके साथ वेरी पॉजिटिव ट्रीटमेंट आपको करना होगा। तो हरिजन जैसे शब्दावली का प्रयोग करके उन्होंने सभी समुदायों को, सभी जातियों को एक ही ईश्वर की संतान बता करके अपना बड़ा ही सकारात्मक सामाजिक संदेश देने का कार्य किया था। ये दोनों बातें आपको समझनी, ठीक है? लिखो जरा। और हम भी इन बातों को मानते हैं भाई। हमको लगता है, अच्छा आपको मुझे देख करके क्या लगता है कि मैंने पहले भी एक दो बार ये सवाल किसी क्लास में किया होगा कि मेरा संबंध किस समाज से हो सकता है? सर आपके मतलब विचारधारा, या अगर आप पढ़ा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा आदमी शामिल करता है, तो सर हम ये तो नहीं कहते किस कम्युनिटी से आप आते हैं, लेकिन मुझे आप समझ लग रहे हैं कहीं ना कहीं से। और सर जैसे अंबेडकर जी के बारे में आपने कहा, तो सर जो जहां पे रहता है, जो माहौल का जिन परिस्थितियों का सामना करता है, उसी के अकॉर्डिंग सर वो आगे बढ़ता है। और सर हम नहीं कह सकते वो सही थे, लेकिन ये भी नहीं कह सकते वो गलत थे, क्योंकि आपने जो अभी एक बात कही कि राष्ट्रवाद को अलग करता है पृथक, अगर हम मतलब उनकी SC ST वाली बात को मान लिया जाता तो ये लोग एकदम वाकई कट जाते हैं, साथ पाकिस्तान का हाल है। तो एक धर्म विशेष, एक जात विशेष में किसी राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता सर, वो बहुत घातक होगा। ये तो बिल्कुल सही आपकी बात है, लेकिन सर ये नहीं कह सकते आप क्या है, आप जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है, तो हमने भी प्रश्न पूछ लिया सर आपसे। नहीं नहीं, सही किया आपने। उसमें थोड़ा हम आपको एक्स्ट्रा भी बता के चले, इन बातों को आपको नोट डाउन करा के भी चलेंगे। मैं आपको ये सर बताना एक चाह रहा बात, सर एक चीज और आप क्लियर कर दीजिए, मैंने कहीं पढ़ा था, हो सकता हम गलत हों, सर हरिजन शब्द का जो विरोध हुआ वहां पर, वो तो हम नहीं जानते कि उस समय क्या अर्थ निकाला गया, लेकिन सर क्या ये बात बिल्कुल सही है क्या कि ये जो दासी प्रथा चलती है, जिसमें सवर्ण वर्ग के लोग कमजोर या छोटी जात की औरतों को भगवान से शादी करा देते हैं, फिर उनसे उन पंडितों की जो संतान पैदा होती है उनको हरिजन कहा गया, तो क्या सर ये क्या बिल्कुल सही है? थोड़ा सा इसको क्लियर आप कर दे तो बहुत अच्छा हो। नहीं नहीं नहीं, वो तो सब देखिए मिथ्याएं हैं, वो तो सब सारे कंफ्यूजन्स हैं जो समाज में फैले हुए हैं। हरिजन जैसी शब्दावली का जो अर्थ हमने आपको बताया है, महात्मा गांधी के शब्दों में वही अर्थ है। जी सर, थैंक यू सर, वही थैंक यू अर्थ है। सो क्योंकि बहुत सारी मिथ्याएं हैं, बहुत सारे रूमर्स हमारे समाज में चलते हैं। और समाज की भी अपनी एक ताकत होती है। समाज अपनी व्यवस्थाओं को अपने अकॉर्डिंग कई बार परिभाषित करके चलता है, उनको अपना करके चलता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि विद्यार्थी के जीवन में और कल के दिन ईश्वर करे बहुत जल्द आप सभी को आपकी सफलता प्राप्त हो जाए। आप कभी भी अपनी जाति या अपने धर्म से बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि चिपक के व्यवहार मत करना। सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता, सबसे बड़ा धर्म, ठीक है? और मेरी बात समझो, अगर किसी भी समाज के लोग हर मामले में अपनी जाति को आधार बना के व्यवहार करें या अपने धर्म को आधार बना के व्यवहार करें, तो मामला क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ऐसे में आपको हमेशा ही बता के चलना पड़ेगा कि समय के अनुसार कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनके विचार अपने आप में इतने कारगर होते हैं कि वो अपने आप को किसी विशेष धर्म के साथ जोड़ के नहीं चलते या अपने आप को किसी विशेष समाज या जाति के साथ जोड़ के नहीं चलते। हम लोग एक मानवीय समाज के अंग हैं। और यही महात्मा गांधी के राम राज्य का बेसिक प्रिंसिपल भी है कि हम लोग एक ऐसे मानवीय समाज के अंग हैं जिस मानवीय समाज में जो मानव आपको दिखाई पड़ेगा, वो एक दूसरे के अधिकारों का, संपत्ति का, व्यक्तित्व का प्रॉपर सम्मान करके चलेगा। एक दूसरे के अधिकारों को, संपत्ति को, व्यक्तित्व को हार्म नहीं करेगा, चोट नहीं पहुंचाएगा। और मानवीय समाज से संबंधित लोगों के बीच में हमेशा पारस्परिक सहयोग का धरातल दिखाई पड़ेगा, पारस्परिक संघर्ष का धरातल नहीं दिखाई पड़ेगा। ये बड़ी जरूरी हो जाती हैं चीजें। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल महात्मा गांधी को संरक्षण देने की बात कर रहा हूं। बहुत सारे मुद्दे आपकी क्लास में ऐसे भी आने वाले हैं जब हम महात्मा गांधी की थोड़ी सी आलोचना करके भी चलेंगे। लेकिन जहां जैसा मुद्दा है, और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की आलोचना करके चला जाऊं। बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, हम उनकी आलोचना नहीं कर पाएंगे। उनका मानना था
जैसा उनका मानना था उसी हिसाब से मैंने बात आपके सामने रख दी। हाँ, नहीं, मेरे गांव में अभी भी एक फैमिली है, वो अभी भी एक ऐसे कंफ्यूजन में है, पता नहीं क्यों है, लेकिन कंफ्यूजन में है। वो आज भी अपने आप को जमींदारी मान के चलते हैं। जैसा आपने कहा कि उनके खेतों में जो लोग काम करने आते हैं तो उनको खाना अपने बर्तनों में नहीं खिलाते, है ना, अपने बर्तनों में नहीं खिलाते, नीचे बैठा करके खिलाते हैं। तो ये केवल सोच का फर्क है। सर ये आज भी गांव में, सर मैं भी गांव में ही जाती हूँ, टीचर हूँ मैं, तो गांव परिवेश से काफी परिचित है सर। वहां पर अभी भी वाकई ये बहुत सोचने की बात है कि वाकई बहुत कुछ है सर। अगर ये कहा जाए अम्बेडकर जी अगर मतलब आरक्षण नहीं होता सर, तो आज स्थितियां वाकई बहुत ही खतरनाक होती। और कुछ चीज कहेंगे कि बहुत अच्छी हो करके गए, और कुछ चीज कहेंगे कि बिल्कुल गांधी जी की तरफ भी हम भी जाना चाहेंगे, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं और हमको पढ़ाई, हमको उसी हिसाब से चलना है, समय की मांग के अनुसार अपने आप को बदलते रहना है। लेकिन सर गांव में वाकई बहुत बुरी स्थिति है, बहुत सोचनीय विषय है। और सर सिर्फ बड़ी कास्ट नहीं है, बड़ी मतलब हायर कास्ट है, फिर उससे लोअर कास्ट है, सब अपने आप को सुपीरियर ही मानती हैं। तो सर इसीलिए कहीं ना कहीं इनका मानसिक विकास संभव ही नहीं है। और बहुत वाकई शोषण है, स्त्रियों की स्थिति बहुत बुरी है, और बाकी छोटी कास्ट की भी बहुत बुरी। सर अभी भी हालात 50% सुधरे, 50% अभी भी परिवर्तन करने योग्य हैं, और काफी टाइम लगेगा सर। सही बात है। हमारे घर पे एक व्यक्ति आते हैं, वो शेड्यूल कास्ट से ही आते हैं, इधर भी, और मैं उनको दादाजी बुलाता हूँ। और जब कभी मैं अपने गांव में जाता हूँ, अपने घर जाता हूँ, तो सबसे पहले मिलने वही आते हैं मुझसे। लेकिन मैंने कभी अपनी माताजी को कभी कहा नहीं। मेरी माताजी बिल्कुल क्या इलिटरेट है, पढ़ी हुई नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि वो पढ़ी हुई होती तो मैं किसी राज्य के मुख्य सचिव का लड़का होता आज की डेट में। इतनी कारगर, इतनी कैलकुलेटिव क्या है महिला है। लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। जिस कप में हम चाय पीते हैं, जिस गिलास में हम पानी पीते हैं, जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं, उन्हीं में ही उनको चाय पिलाना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये हमने अपने घर में बहुत बचपन से सीखा है। तो अंतर केवल सोच का है। स्वामी जी ने खुद कहा था, स्वामी विवेकानंदा ने, कि जो सामाजिक विचार आपको मिलेंगे, उनके भी सामाजिक विचार आपको यही बतलाने का कार्य करते हैं कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे गंभीर बुराई है। उन्होंने खुद कहा था इन बातों को, कि अनटचेबिलिटी को प्रमोट ना करें। हम सभी लोग क्या है, एक है। और जैसे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, तो वहां की एक व्यवस्था अभी हम आपको बताने वाले हैं। वहां तो मामला कुछ अलग ही है इस चीज को लेकर के। तो सोच सोच का फर्क है। अगर मैं अपनी बात करूं, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। मैं अपनी बात करूं, मैं किसी के साथ भी बैठ के खाना खा लेता हूं, किसी के साथ भी एक ही बर्तन में। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने महात्मा गांधी से एक बात तो सीखी है, कि जो व्यवहार आप करें, जो बातें आप करें, पहले उनको अपने व्यक्तित्व पर लागू कर लें। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं रहती कभी भी। इसलिए मैंने खुद रोक करके बोला कि मेरा सबसे बड़ा धर्म क्या है, मानव। उसी के लिए आपने काम करना है। अगर आपके दिमाग में मानवता जैसा शब्द जुड़ के काम करेगा, तो आप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे। सर्विस में होने के नाते आप डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने बारे में कम सोचें और बाकी लोगों के बारे में ज्यादा सोचें। और यही है खेल, सारा खेल यही है। समाज को बेहतर बनाना है या अपने आप को बेहतर बनाना है, तो एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छी सोच आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब मैं आपको जानता तक नहीं, है ना, मैं मुझे आपका नाम तक नहीं पता है। लेकिन मैं अगर आपकी जाति को आधार बनाकर के आपके साथ कोई नकारात्मक व्यवहार करना शुरू कर दूं, तो मुझसे बड़ा पागल कौन है। और मैं अगर आपको जान भी गया, तो आपकी जाति की निम्नता या उच्चता को आधार बना करके मुझे व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी निगाह में आप मनुष्य हैं, यही काफी है।
और यही बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में भी कही गई है कि मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा ही व्यवहार करें। हर मनुष्य को, मानवीय समाज से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अपनी एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का पूरा पूरा अधिकार है ना। पहले एक पैराग्राफ बनाइए, लिखेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में रखा गया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में रखा गया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में रखा गया। जैसे ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, जैसे ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, जैसे ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, उसके पश्चात 20 सितंबर 1932 को, उसके पश्चात 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी, उसके पश्चात 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी सांप्रदायिक पंचायत का विरोध करते हुए, सांप्रदायिक पंचायत का विरोध करते हुए, यहां से नोट डाउन करेंगे, सांप्रदायिक पंचायत का विरोध करते हुए आमरण अनशन पर चले गए। सांप्रदायिक पंचायत का विरोध करते हुए आमरण अनशन पर चले गए। जो भारत में महात्मा गांधी का पहला, जो भारत में महात्मा गांधी का पहला, जो भारत में महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन माना गया, जो भारत में महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन माना गया। असल में महात्मा गांधी का मानना यह रहा, असल में महात्मा गांधी का मानना यह रहा, असल में महात्मा गांधी का मानना यह रहा कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के माध्यम से दलित वर्ग का विकास हम नहीं कराना चाहते। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के माध्यम से दलित वर्ग का विकास हम नहीं कराना चाहते। हम दलित वर्ग से संबंधित लोगों को अपने आप से अलग क्यों करें? हम दलित वर्ग से संबंधित लोगों को अपने आप से अलग क्यों करें? हम दलित वर्ग से संबंधित लोगों को अपने आप से अलग क्यों करें? हम तो संयुक्त निर्वाचक मंडल, हम तो संयुक्त निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के माध्यम से, हम तो संयुक्त निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के माध्यम से दलित वर्ग का विकास कराएंगे, दलित वर्ग का विकास कराएंगे, दलित वर्ग का विकास कराएंगे।
नेक्स्ट पैराग्राफ। महात्मा गांधी तथा बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक विचारों में, महात्मा गांधी तथा बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक विचारों में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ा। महात्मा गांधी तथा बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक विचारों में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ा। जहां बाबा साहब अंबेडकर जाति व्यवस्था को जहां बाबा साहब अंबेडकर जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की गंभीर बुराई भारतीय समाज की गंभीर बुराई मानकर चल रहे थे। भारतीय समाज की गंभीर बुराई मानकर चल रहे थे। भारतीय समाज की गंभीर बुराई मानकर चल रहे थे। वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता को वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता को भारतीय समाज की गंभीर बुराई मानकर चल रहे थे। भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई मानकर चल रहे थे। सांप्रदायिक पंचायत जैसी व्यवस्था का विरोध करते हुए सांप्रदायिक पंचायत जैसी व्यवस्था का विरोध करते हुए सांप्रदायिक पंचायत जैसी व्यवस्था का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं दलित वर्ग के विकास का विरोधी बिल्कुल नहीं कि मैं दलित वर्ग के विकास का विरोधी बिल्कुल नहीं कि मैं दलित वर्ग के विकास का विरोधी बिल्कुल नहीं मैं दलित वर्ग के विकास का विरोधी बिल्कुल नहीं लेकिन इस वर्ग को इस समाज को लेकिन इस वर्ग को इस समाज को लेकिन इस वर्ग को इस समाज को मैं शेष हिंदू समाज से अलग नहीं होने दूंगा। मैं शेष हिंदू समाज से अलग नहीं होने दूंगा। मैं शेष हिंदू समाज से अलग नहीं होने दूंगा। इसी नाते महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को हरिजन कहकर संबोधित किया। इसी नाते महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को हरिजन कहकर संबोधित किया। इसी नाते महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को हरिजन कहकर संबोधित किया। इसी नाते महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को हरिजन कहकर संबोधित किया। जहां हरि का अर्थ था ईश्वर जहां हरि का अर्थ था ईश्वर जहां हरि का अर्थ था ईश्वर तथा जन का अर्थ था संतान। कुल मिलाकर महात्मा गांधी इस शब्दावली के माध्यम से कुल मिलाकर महात्मा गांधी इस शब्दावली के माध्यम से कुल मिलाकर महात्मा गांधी इस शब्दावली के माध्यम से
उच्च जातियों से संबंधित लोगों को, उच्च जातियों से संबंधित लोगों को, उच्च जातियों से संबंधित लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे, उच्च जातियों से संबंधित लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम सभी लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं, कि हम सभी लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं, कि हम सभी लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं। निम्न जातियों को अधिकार विहीन ना बनाया जाए। तो देखो, पहली बात तो आप ये समझो, अच्छा पॉलिटी में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 आपने दोनों पढ़ लिए होंगे ना। तो जब आर्टिकल 15 के माध्यम से आपने सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन कर दिया था, तो आपको आर्टिकल 17 की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का एक बड़ा लक्ष्य आपके सामने है कि एबोलिशन ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, तो अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल 17 में डिस्कस की गई है, अनटचेबिलिटी को आप आर्टिकल 15 में ही शामिल कर देते। आपने भारतीय संविधान में एक एडिशनल आर्टिकल शामिल क्यों किया? क्योंकि अनटचेबिलिटी वाकई में ही संविधान के निर्माणकर्ता भी इन बातों को मान करके चल रहे थे कि अनटचेबिलिटी भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक बुराई, और इस गंभीर सामाजिक बुराई को अगर हम आर्टिकल 15 के साथ जोड़ करके चलेंगे, तो इस गंभीर सामाजिक बुराई के संदर्भ में हम भारतीय जनमानस को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, एक सेपरेट आर्टिकल के माध्यम से अनटचेबिलिटी का एवोल्यूशन कराते हैं, और वो बात कहां जोड़ी गई? आर्टिकल 17 में जोड़ी गई, ताकि स्वतंत्र भारत में जो भारतीय जनमानस है वो इस बात को समझ के चले कि अनटचेबिलिटी को प्रमोट करने वाला आपका प्रत्येक प्रकार का व्यवहार क्या है? पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। आप किसी की जाति की निम्नता को आधार बना करके उसके साथ कोई भी नेगेटिव ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए। और मजे की बात यह है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में केवल अनटचेबिलिटी का एबोलिशन है, अनटचेबिलिटी को भारतीय संविधान की ओर से परिभाषित नहीं किया गया है, ये बात याद रखें। और संविधान में आर्टिकल 17 के नीचे कमेंट लिखा हुआ है। क्या है? कमेंट लिखा हुआ है, और वो कमेंट संविधान के निर्माणकर्ताओं की ओर से लिखा गया है, और उस कमेंट के माध्यम से कहा गया है कि हम स्वतंत्र भारत के भारतीय जनमानस से संवैधानिक अपेक्षा करके चलेंगे कि अनटचेबिलिटी को वो खुद से समझे, खुद से इसकी डेफिनेशन बनाए, और उसको काम क्या करना होगा? प्राचीन भारतीय समाज का अध्ययन करना होगा। और प्राचीन भारतीय समाज का अध्ययन करते हुए उसे ये तय करना होगा कि निम्न जातियों के लोगों का किस प्रकार से शोषण हुआ, उन निम्न जातियों के लोगों को किस प्रकार से अधिकार विहीन बनाया गया, निम्न जातियों के लोगों को किस प्रकार से विकास की मुख्य धारा से दूर रखा गया। हमें आज ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। तो अगर आप ईस्टर्न यूपी की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, तो गजब की बात आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ डायरेक्शंस बनाई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हवा का जो फ्लो है, जो आपका फ्लो ऑफ विंड है, वो कहां से कहां, या तो वेस्ट टू ईस्ट जाएगा, या कहां जाएगा? ईस्ट टू वेस्ट जाएगा, जनरली जनरली, है ना। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ये ट्रेडिशन कल्चर आज भी आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप किसी भी विलेज सोसाइटी को वहां की कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो बड़ी आसानी से ट्रेसेस आपको मिल जाते हैं कि निम्न जातियों से संबंधित लोगों को कहा जाता है
कि आपको गांव के पूर्वी सिरे पर और गांव के पश्चिमी सिरे पर क्या है, आपको अपने घर नहीं बनाने। और ऐसी मान्यता है कि अगर गांव के पूर्वी सिरे पर या गांव के पश्चिमी सिरे पर अगर निम्न जाति या दलित वर्ग के जो लोग हैं अपने घरों का निर्माण करते हैं, तो हवा जब इनको स्पर्श करके आएगी, हवा जब इनको स्पर्श करके आएगी तो क्या होगा कि उच्च जातियों के जो घर हैं, और जब ये हवा उन घरों की ओर बढ़ेगी तो उनका धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बताइए। उत्तरवैदिक काल में चंडाल की प्रथा आपको दिखाई पड़ी, और चंडाल की जो प्रथा आपको दिखाई पड़ी, चंडाल जो हैं ये अनटचेबल माने गए हैं। अब चंडालों की मामला ये था कि चंडाल जो हैं ये साफ सफाई का कार्य किया करते थे, है ना। और ये कार्य किसका कर रहे हैं, साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब नगरों में ये प्रवेश किया करते थे तो प्रवेश करने के रिगार्डिंग कुछ नियम और कानून थे, यानी कि नगर में प्रवेश करने से पहले इनको बताना होता कि हम नगरों में सफाई करने आ रहे हैं, ताकि लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लें, विंडोज बंद कर लें, क्योंकि मान्यता यही थी उस समय भी कि अगर हवा इनको स्पर्श करके हमारी तरफ आ गई तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बताइए। हाथ में डंडा लेकर के इनको चलना होता था, डंडा ऐसे बजाना होता था ताकि अगर कोई अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल गया है या विंडो बंद करना भूल गया है तो उस आवाज को आधार बना करके अपने घर का दरवाजा बंद कर ले या अपने घर की क्या है, विंडो बंद कर ले। कोई बात नहीं। और ये केवल सोच का फर्क है और कुछ नहीं, केवल सोच का फर्क है। चलिए पहले थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, इन मुद्दों पर तो बातें होती रहेंगी। लिखिएगा, सर तेज बहादुर सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू प्लस MR जैकर। सर तेज बहादुर सप्रू तथा MR जैकर महात्मा गांधी से पूना की यरवदा जेल में मिले। महात्मा गांधी से पूना की यरवदा जेल में मिले। महात्मा गांधी को समझाया कि सांप्रदायिक पंचायत का विरोध करते हुए, महात्मा गांधी को समझाया कि सांप्रदायिक पंचायत का विरोध करते हुए आमरण अनशन करने से, महात्मा गांधी को समझाया कि सांप्रदायिक पंचायत का विरोध करते हुए आमरण अनशन करने से कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। आवश्यकता इस बात की है कि आवश्यकता इस बात की है कि बाबा साहब अंबेडकर से बातचीत कर ली जाए। आवश्यकता इस बात की है कि बाबा साहब अंबेडकर से बातचीत कर ली जाए और इस समस्या का हल निकाला जाए, और इस समस्या का हल निकाला जाए, और इस समस्या का हल निकाला जाए। 24 सितंबर, डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहां पर, ये 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932
24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता, पूना पैक्ट संपन्न हुआ। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता, पूना पैक्ट संपन्न हुआ। इसी समझौते ने सांप्रदायिक पंचायत जैसी व्यवस्था को इसी समझौते ने सांप्रदायिक पंचायत जैसी व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इसी समझौते ने सांप्रदायिक पंचायत जैसी व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। आपके उत्तराखंड में तो जैसा आप बता रहे थे भी, कई बार ये तक देखा जाता है, ये कई बार कि जो शेड्यूल कास्ट से संबंधित लोग हैं उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता। कई इवेंट्स तो ऐसे हुए हैं कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो आपके लोग हैं, जब इनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया तो उन्होंने एसडीएम साहब को अप्रोच किया कि भाई हमारे आर्टिकल 17 का वायलेशन है, 15 का वायलेशन है, हमको मंदिरों में प्रवेश करने से क्यों रोका जा रहा है, बताओ कोई बात। आज हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, इतना वेस्टर्न कल्चर हमने अपना लिया है। मजे की बात सुनो कि एक शादी जैसे समारोह में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों। और किस चीज के लाख? 20, 25, 35, ये बढ़ता चला जा रहा है। आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं इस व्यवस्था का कड़ा विरोध करता हूं। पैसे ज्यादा हो गए हैं तो उसको कहीं और भी खर्च किया जा सकता है। कर्नाटका के डीएम साहब थे, उन्होंने अपनी इकलौती लड़की की शादी की और मात्र 18,000 रुपए खर्च किए। ब्राह्मण समुदाय से संबंधित लोगों को खाना खिला दिया बस। जिस शादी के समारोह में आपने 30 से 35 लाख रुपए खर्च करे और खाने के पंडाल के आगे आपने 2 लोग भी खड़े किए, जरा देखना कि निम्न जातियों से संबंधित जो लोग हैं उनके बच्चे आना जाएं, आके खाना ना खा लें। ये सोच आज भी है। एक आदमी ने प्लेट में कुछ सर डाला, पहले मुझे बात सर कंप्लीट कर जी दीजिए, 1 मिनट। एक आदमी ने प्लेट में कुछ डाला और कुछ डाला और कुछ डाला, थोड़ा थोड़ा खाया और ऐसे ही फेंक दिया। उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। कुछ एनजीओ काम कर रहे हैं हालांकि, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। तो सारी की सार मार उन्हीं पर क्यों? और जिस तरीके से महात्मा गांधी ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मुद्दे को उस समय उठाया और जिस तरीके से आर्टिकल 40 को शामिल किया गया, और आज आप देखिएगा कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित लोग ग्राम प्रधान तक बने हुए हैं। तो विकास करने का, करवाने का जो हक है हमारे हिसाब से वो किसको है? वो सभी को है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, मतलब समझ रहे हैं ना? सर जी 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 सर, जैसे अभी आपने बताया तो सर अभी जब मतलब 22 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई सर, तो उसी पे बोलना चाहेंगे कि हमारे देश के पीएम है, इतना बड़ा पद है सम्मानित। सर एक शंकराचार्य जी का नाम नहीं इस समय याद आ रहा, पेपर में आउट हुआ था, उन्होंने बात बहुत तीखे शब्दों में मतलब अपना विरोध प्रकट किया कि शब्द उनके इतने गंदे थे कि वो मोदी वो मूर्ति को छुएगा और मैं बैठ के वहां पे ताली बजाऊंगा, ये शास्त्रों का अपमान है। सर सोचिए कि इतने बड़े पद का अपमान जब हमारे शंकराचार्य या मतलब भगवतधारी कर सकते हैं सर, ये बहुत शर्मनाक स्थिति भी कह सकते हो, विषय भी है। इस पे वाकई इसका विरोध होना चाहिए, लोगों द्वारा किया जाना चाहिए सर। और जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, है ना?
हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातें प्रगतिशील या पुरानी लग रही हों, लेकिन नहीं नहीं पुराने सर, समय आपका में तो तरीका बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पुराने समय में तो खैर आपको जाना पड़ेगा। मैं कल ही कहीं बैठ के बातचीत कर रहा था और मेरी बातचीत में ये डिस्कशन मैं कर रहा था कि हमसे 50-60 साल पहले जो लोग जी करके चले गए, उनका जीवन बड़ा अच्छा रहा, बीमार कम हुए, है ना, आपस में झगड़े कम थे, मनमुटाव कम था, अच्छा खाया अच्छा पहना। लेकिन आज के हालात देखो, ये विकास ने आपको कहां लाके खड़ा कर दिया। देहरादून अपनी पहचान भूल गया, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। गर्मी के हमारे हालात क्या हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। तो पुराने समय में तो आपको जाना पड़ेगा। अभी जैसे मैं शादी की बात कर रहा था, कोई अगर अपने शादी के समारोह में नीचे बैठा के खिलाए तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, लेकिन वो तरीका सही था, हमारे शास्त्रों के मुताबिक था, और वो तरीका ठीक था, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को उतना ही दे रहे हैं जितनी उसकी क्या है, आवश्यकता है। जैसे आप जानते हैं कि हम कई जगह पढ़ाने का काम करते हैं, तो कल एक एकेडमी में एक स्टाफ मेंबर थे, उनका बर्थडे था। अब उन्होंने कर दिया ऑर्डर, ये पता नहीं क्या क्या चीजें, कई सारी चीजें ऐसी थी हमने लाइफ में पहली बार देखी, है ना। और लाइफ में पहली बार कल हमने बर्गर भी खा लिया। उनका आपने मंगवाया है, बाकी लोग खा रहे हैं तो हम भी खा लेते हैं, है ना। तो इतना एडवांस मामला हो गया है, वेस्टर्नाइजेशन इतना ज्यादा आ गया है, बर्गर तो हमारा कल्चर है ही नहीं। ये तो क्या है, ये तो वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन हमने इसको अपना लिया है। और ये चुनौतियां अधिकारी बनने के बाद डेली आपके सामने आएंगी, इनका सामना आपको डेली करना पड़ेगा। और इनको ट्रीट करने का एक ही तरीका है कि आप केवल, मैं फिर वही बोलूंगा, मानवता को अपना सबसे बड़ा धर्म बना लें, बस। बहुत सारे थे उनके, हम्म, मतलब बहुत सारे अपने बच्चे, तो उनका ये नियम कर दिया जो उनका अपना प्रधान वगैरह जो स्नान होते हैं हमारे यहाँ अलग होते हैं, बहुत सारे हम्म, तो उससे ये मतलब नियम कर दिया कि शादी में इनको खाना नहीं किया जाएगा, तो बेचारे देखते रहते हैं बार बार। मैंने अपने पापा से पूछा कि उनको कभी कभी जाते हैं, इनको ऐसा क्यों करते हैं, मतलब दरिया से आते हुए देखते हैं, क्योंकि इनको खाना क्यों तब दे रहे कि हम देने की तो हुआ है कि 5,000 देना पड़ेगा। बताइए। मैंने कहा इससे अच्छा तो हमारी घर की शादी होगी, आप पहले ही दे देना, बुलाना कि सबको, ऐसा अच्छा नहीं लगता मतलब। अच्छा नहीं लगता, ये विचार की ही बात है सारी। हम्म, हाँ। किताबें क्या पढ़ी, अपने आप को क्या। हम्म, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, विचार रख दीजिए, मुद्दा ऐसा बना हुआ है। हम्म, नहीं। हम्म, नहीं, बात तो खैर आपकी सटीक है। ये बात तो आपकी सटीक है।
नहीं, बात आपकी ठीक है। हाँ ये, हाँ अब देखिए, जोड़ना तो खैर सबको पड़ेगा, तब जाकर ही ये मामला प्रॉपर काम कर पाएगा। आपकी बात भी सही है और बात आपकी भी सही है ना। सही बात है। चलो, अपनी अपनी तरफ से जो भी कोशिश आप कर सकते हैं इन फ्यूचर, आप बढ़िया प्रयास करना, बढ़िया कोशिश आप करना, है ना। चलिए, हेडिंग नया बनाइए, पूना समझौता। ट्वेंटी 4 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932। इसमें आप एक काम करेंगे, आप बिंदुवार लिख लेंगे स्टार बना के, जो जो जरूरी बातें हैं। तो पहला स्टार बना के लिखेंगे, पूना समझौते ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, पूना समझौते ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य किया। नेक्स्ट, पूना समझौता मुख्य तौर पर दलित वर्ग, पूना समझौता मुख्य तौर पर दलित वर्ग तथा शेष हिंदू भारतीय समाज, पूना समझौता मुख्यतः दलित वर्ग तथा शेष हिंदू भारतीय समाज के मध्य संपन्न हुआ। नेक्स्ट, पूना समझौते में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, पूना समझौते में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व बाबा साहब अंबेडकर ने किया। तथा शेष हिंदू भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व, तथा शेष हिंदू भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया, महात्मा गांधी ने किया। अब नेक्स्ट दो स्टार जो आपके सामने आएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सांप्रदायिक पंचायत जैसी व्यवस्था ने, नेक्स्ट, सांप्रदायिक पंचायत जैसी व्यवस्था ने, बात को समझना है ना और बताना किसका फायदा हुआ। सांप्रदायिक पंचायत जैसी व्यवस्था ने जब पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में, सांप्रदायिक पंचायत जैसी व्यवस्था ने जब पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में
दलित वर्ग को शामिल किया था, दलित वर्ग को शामिल किया था। तब प्रांतीय विधान मंडलों में, तब प्रांतीय विधान मंडलों में 71 सीट्स, 71 सीटें, 71 सीट्स आरक्षित की गई थी, 71 सीट्स आरक्षित की गई थी। लेकिन पूना समझौते के माध्यम से, लेकिन पूना समझौते के माध्यम से इन आरक्षित सीटों की संख्या 148 सीट्स कर दी गई। इन आरक्षित सीटों की संख्या 148 सीट्स कर दी गई। फायदा हुआ नुकसान? दलित वर्ग को फायदा हुआ नुकसान? किससे? पूना सर समझौते। संख्या के हिसाब से फायदा ही हुआ सर, पहले फायदा कम हो था गया। फिर ज्यादा। पहले 71 है, ये कहीं कहीं 147 भी लिखा मिलेगा। तो अगर ऑप्शन में 147 है तो 147 को टिक कर देना। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो आपके प्रांतीय विधानमंडल हैं उसमें पहले टोटल कितना है? 71 मिला। अब कितना मिल गया पूना समझौते के माध्यम से? 148। फायदा हो गया। नेक्स्ट स्टार बना के लिखो। सांप्रदायिक पंचायत जैसी व्यवस्था के माध्यम से, सांप्रदायिक पंचायत जैसी व्यवस्था के माध्यम से जब दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया गया, जब दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया गया, तब केंद्रीय विधानमंडल के मामले में, तब केंद्रीय विधानमंडल के मामले में, तब केंद्रीय विधानमंडल के मामले में दलित वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया। लेकिन पूना समझौते के माध्यम से केंद्रीय विधानमंडल के मामले में 18%, लेकिन पूना समझौते के माध्यम से केंद्रीय विधानमंडल के मामले में 18%, 18% सीटों का आरक्षण दलित वर्ग को प्राप्त हुआ। यहां भी फायदा है, दलित वर्ग को प्राप्त हुआ। यहां 71 से 148 हो गया, वहां पहले कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो उनका 18% रिजर्व किसके लिए हो जाएगा? दलित वर्ग के लिए। फायदा हो गया, है ना। अंतिम स्टार बना के लिखेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पूना समझौते, पूना समझौते पर दलित वर्ग की ओर से हस्ताक्षर करने का कार्य, पूना समझौते पर दलित वर्ग की ओर से हस्ताक्षर करने का कार्य बाबा साहब अंबेडकर ने किया, बाबा साहब अंबेडकर ने किया। जबकि शेष हिंदू
भारतीय समाज की ओर से, जबकि शेष हिंदू भारतीय समाज की ओर से। हस्ताक्षर करने का कार्य मदन मोहन मालवीय ने किया। महात्मा गांधी पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे। ये सवाल आता है, महात्मा गांधी पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे क्योंकि इस समय वे जेल में थे। हाँ, क्योंकि इस समय वे जेल में थे। यानी कि जो प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन हुआ, प्रॉपर जो आपकी बातचीत हुई पूना पैक्ट को लेकर के, बातचीत अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में होगी, लेकिन महात्मा गांधी सिग्नेचर करने का अधिकार उनको नहीं दिया गया क्योंकि वो इस समय क्या, पार्ट ऑफ द जेल। हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट करने का काम कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय जी। और हिंदू महासभा की ओर से मदन मोहन मालवीय जी ने ही क्या है, पूना समझौते पर क्या है, हस्ताक्षर किए थे। लेकिन दलित वर्ग की ओर से सिग्नेचर कौन करेंगे? आपके बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये दो टॉपिक एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, सांप्रदायिक पंचायत और पूना समझौता। ठीक है, और बाकी डिस्कशन तो नेक्स्ट वीक आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पढ़ो, मेहनत करो, चीजों को समझो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।